लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं करुणनिरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। सो भाई बहन, आप सबका स्वागत है। आज भी घर में कुछ ऊपर काम चल रहा है, तो पता नहीं आपको उसकी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। नहीं आ रही है तो बहुत अच्छा। आ रही है ऊपर की आवाज़? नहीं आ रही है, और ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आज आपको पता ही है आज का एजेंडा क्या है। पहले तो मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, आप इस सभा में पधारे। तो 29 मार्च से लेके गत रविवार 12 अप्रैल जो नवा वर्ष हमारा शुरू हुआ, उसके प्रथम दिवस से लेकर हनुमान जयंती तक 15 दिवस हमने गत 5 वर्षों में जो जो कार्यक्रम इस पटल पर हुए, उसकी उसके समापन समापन तो वही वही समापन तो हुआ नहीं। अब दोबारा आरंभ होगा वो। पंचवर्षीय योजना भारतवर्ष की अभी भी चल रही है कि नहीं पता नहीं मुझे। हाँ, तो ये तो अनंत काल तक चलने वाली गतिविधि है। तो आप सब लोगों ने 15 दिन लगातार आप आए और बड़ा सहयोग दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो आज हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम थोड़ा देखें कि 15 दिन में हमने क्या किया, बहुत संक्षेप में। उसकी रिपोर्ट आदरणीय डॉक्टर राजानी शर्मा जी ने बड़े मेहनत से की है, बहुत परिश्रम लगाया है। तो आपको बहुत बहुत आभार। और उसके बाद में जो कुछ मुख्य गतिविधियां आप लोगों ने संचालित की हैं, आप अपना अनुभव साझा करें, और फिर देन दिस इज ओपन टू एवरीबडी टू शेयर देयर व्यूज। हमारा मेन उद्देश्य यह है कि भविष्य के लिए दिशा, कि आगे के 5 सालों में हम क्या करेंगे और आगे के 1 साल में हम क्या करेंगे। हम कोई पर्टिकुलर डेट नहीं डाल रहे। अब तक जो किया है उसमें से 5 सालों में जो किया है और जो हुआ है हमसे, उसमें से क्या हमें चालू रखना चाहिए, क्या बंद कर देना चाहिए, आगे इस अनुभव को लेकर हमें क्या परिवर्तन लाने चाहिए, क्या कुछ नया करना चाहिए। सो इट विल ब्रेन स्टॉर्मिंग। हम ये डिस्कस नहीं करेंगे कि भाई क्यों ये करें नहीं करें। आज मैं उसकी सारी लिस्ट लिखता चला जाऊंगा, और बाद में फिर जिसकी अंग्रेज लोग उसको कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है कि जो मन में आया आप कहिए, बट नो डिस्कशन। तो उसमें फिर अनावश्यक बहस हो जाती है। तो भी मेक लिस्ट ऑफ गई, हम 50 आदमी जैसे कई बार नहीं होता, शादी ब्याह का मेनू बनता है, पूरी लिस्ट बनती है, ये फिर बाद में काटते हैं कि नहीं ये नहीं ये नहीं ये ठीक नहीं, का ये फलाना, ये तो उसकी शादी में भी खाया था, हमारी शादी में तो ऐसी चीज़ बननी चाहिए जो आज तक किसी ने नहीं खाई हो, वगैरह वगैरह। तो उसी तरह के हम विल प्रिपेयर मेनू, और बाद में विल सेलेक्ट कि क्या संभव है क्या संभव नहीं। ठीक है। तो मैं बिना समय गवाए आदरणीय डॉक्टर राजरानी शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ। आपने आपने बड़ी मेहनत, इसका बड़ा श्रम किया, बड़ी मेहनत की और इसकी रिपोर्ट तैयार की है। तो आप सब साझा करेंगे और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम जी, आपका स्वागत है, आप सबका पुनः स्वागत जय सिया राम सभी को। प्रभु की कृपा भय सब काजू, जन्म हमार सफल भा आजू। मानस से ये पंक्तियां लेते हुए, और एक और बात की मोर सुधारे सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। एक छोटा सा प्रतिवेदन आदरणीय ओम जी के कहने से मैंने ये तैयार किया था, आप सबके सामने प्रस्तुत है। श्री रामचरित भवन ह्यूस्टन यूएसए में मना 5 वर्ष समापन महोत्सव। अंतर्राष्ट्रीय संस्था श्री रामचरित भवन ह्यूस्टन ने हाल ही में अपने आभासी कार्यक्रमों के 5 वर्ष
पूर्ण होने पर एक विशेष महोत्सव का आयोजन किया। संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी ने बताया कि वैश्विक पटल पर पिछले 5 वर्षों से मंथन कार्यक्रम के अंतर्गत निरंतर बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर प्रसिद्ध विषय विशेषज्ञों द्वारा दिए गए व्याख्यानों का क्रम चला। श्री रामचरित भवन के मंथन कार्यक्रम के 5 वर्ष पूर्ण होने पर 29 मार्च से 12 अप्रैल 2025 तक महोत्सव पखवाड़ा मनाया गया। इस महोत्सव के विविध कार्यक्रमों में 2 अप्रैल से 5 अप्रैल 2025 तक 4 दिन एक अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन का आयोजन किया गया, जिसमें 13 सत्रों का संचालन किया गया। अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी ने बताया कि यह अंतर्राष्ट्रीय संस्था 2009 से वैश्विक पटल पर ऑफलाइन और ऑनलाइन कार्यक्रमों द्वारा भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों एवं अनेक धार्मिक ग्रंथों जैसे श्री रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, श्रीमद् भगवद गीता और विष्णु सहस्त्रनाम पर प्रति शनिवार व्याख्यान का आयोजन करती आई है। विशेष पर्व एवं जयंती के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महापुरुषों व विद्वानों के व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। संस्था द्वारा पिछले 5 वर्षों में अनेक डिप्लोमा व प्रमाण पत्र कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन प्रमाण पत्र और डिप्लोमा कार्यक्रमों में देश विदेश के शताधिक प्रतिभागियों ने लाभ लिया है। श्री रामचरित भवन का प्रमुख उद्देश्य भारतीय जीवन मूल्यों व संस्कृति के महत्व को प्रचारित व प्रसारित करना है। आयोजित विविध कार्यक्रमों में वरिष्ठ जन के साथ साथ युवा पीढ़ी के लोग और बालक भी सक्रिय भागीदारी करते रहे। पंचवर्ष समापन महोत्सव के संदर्भ में अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी ने आगे बताया कि सनातनी नव वर्ष के प्रथम दिवस यानी चैत्र प्रतिपदा 29 मार्च से ऑनलाइन अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें भारत, अमेरिका, नीदरलैंड्स व कनाडा से 45 रामानुरागियों ने सस्वर मानस पाठ किया। निर्बाध रूप से चला यह मानस पारायण पूरे अनुष्ठान के साथ 23 घंटों बाद 30 मार्च को पूर्ण हुआ। रामचरितमानस के अखंड पाठ का श्री रामचरित भवन के आभासी पटल पर यह तीसरा आयोजन था, जो गरिमापूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। महोत्सव के क्रम में 31 मार्च को श्री राम भजन संध्या का संयोजन श्रीमती आशा श्रीवास्तव जी ने किया। इस संध्या में लोक संस्कृति से लिए गए राम जन्म सोहर, सीता जन्म सोहर के साथ श्री राम सीता विवाह के गीत व अन्य स्तुतियों का गायन किया गया। इसमें श्री राम के जन्म से लेकर राम राज्य अभिषेक के प्रसंगों तक हिंदी, अवधी, राजस्थानी और तेलुगु भाषा में अनेक भजन व स्तुतियां गाई गई। 1 अप्रैल को 5 वर्षों के कार्यक्रमों की समीक्षा और मूल्यांकन पर चर्चा की गई। संस्था से जुड़े 36 विशेष योगदान करने वाले विद्वानों, संतों, साधकों और प्रतिभागियों के द्वारा संस्थान की गतिविधियों व उपलब्धियों की विशद व्याख्या की गई। इस कार्यक्रम में पूर्व के 6 रामायण अधिवेशनों के आयोजकों के अनुभव और योगदान का वर्णन भी किया गया। सभी ने परम संतोष व्यक्त किया और पुनः अपने अपने संस्थान में रामायण अधिवेशन रखने का हार्दिक आग्रह भी किया। 7वें अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन का 2 अप्रैल से 5 अप्रैल तक का आयोजन ऑनलाइन किया गया। ब्रह्मश्री डॉक्टर रंगन रामकृष्णन, अध्यक्ष वेब ऑफ लाइफ मेकर्स बेंगलुरु ने मुख्य अतिथि पद को सुशोभित किया। डॉक्टर पवन कुमार सिंह, निदेशक भारतीय प्रबंधन संस्थान तिरुचिरापल्ली ने मुख्य आमंत्रित वक्ता के पद से प्रकाशित करने वाला अद्भुत व्याख्यान संप्रेषित किया। ब्रह्मश्री आचार्य डॉक्टर रंगन रामकृष्णन जी ने कनक भवन अयोध्या से दीप प्रज्वलन और शंखनाद के साथ
भारत से अयोध्या से अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन का भव्य उद्घाटन किया। उल्लेखनीय है कि प्रथम अधिवेशन 2015 में बेंगलुरु में आयोजित हुआ था। उसके बाद के अधिवेशन क्रमशः जयपुर, अहमदाबाद और भोपाल में आयोजित हुए। इस प्रकार ये 7वां रामायण अधिवेशन था जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संपन्न हुआ। भारतीय समय के अनुसार प्रतिदिन साय 6 से रात्रि 10 बजे तक आयोजित इस रामायण अधिवेशन में विविध आध्यात्मिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक एवं पौराणिक विषयों की प्रासंगिकता एवं तत्वबोध पर 13 सत्रों में कुल 60 शोध पत्र हिंदी व अंग्रेजी भाषा में प्रस्तुत किए गए शोध पत्र बहुत ही स्तरीय एवं शोधपरक थे। बड़ी संख्या में विश्व भर से जुड़े श्रोताओं ने इन प्रस्तुतियों का लाभ लिया। इन शोध पत्रों की प्रस्तुतियों में राम सेतु, राम का वनपथ, वनगमन पथ, रामायण के पात्रों के मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक व सामाजिक अध्ययन के साथ वैश्विक रामलीला मंचों का वर्णन, जनक पिता जानकी पुत्री के संबंध, प्राश्निक पार्वती, चारों भाइयों की भ्रातृभक्ति, नेत्री सीता का अद्भुत चरित्र और अद्भुत चरित्र लंकिनी, गोस्वामी तुलसीदास के नवाचार आदि अनेक विषयों के साथ रामायण के भाव पक्ष व शिल्प पक्ष पर नए नए वैचारिक शोधपरक व गहन सार्थक विषयों को उठाया गया और उनके तात्विक अध्ययन को वैश्विक पटल पर रखा गया। अधिवेशन में कुल 13 सत्र आयोजित किए गए। प्रत्येक सत्र के पृथक संचालक भी नियुक्त किए गए, जिनके कुशल मार्गदर्शन में संगोष्ठी निर्बाध और अनुशासित रूप से संपन्न हुई। सभी शोध पत्र गहन वैचारिक, सांस्कृतिक व आध्यात्मिक चिंतन से नवीन शैली में लिखे गए तथा प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किए गए। इस अवसर पर डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी, श्री शिव प्रकाश अग्रवाल व श्री श्याम प्रकाश अग्रवाल द्वारा अधिवेशन के शोध पत्रों की संपादित ई पुस्तक रामायण के रत्न शीर्षक से उसका ऑनलाइन लोकार्पण भी किया गया। रामायण अधिवेशन में प्रस्तुत 5 उत्कृष्ट शोध पत्रों को डॉक्टर NR लाधावाला मेमोरियल पुरस्कार श्रीमती स्मिता लाधावाला द्वारा प्रदान किए गए। पुरस्कार चयन दल के सदस्य सर श्री राम मलिक जी, श्रीमती अमिता गुप्ता जी, डॉक्टर नीलेश जोशी जी, श्री राकेश चौबे जी, श्री छविनाथ लाल जी, सुश्री विनीता मिश्रा जी, डॉक्टर बालाकृष्णन मुनियप्पन जी एवं डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी रहे। उत्कृष्ट लेखन पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में श्री संतोष कुमार मिश्रा जी, डॉक्टर इरफान अहमद, श्रीमती नीलम झा, श्री विजय कृष्णन और डॉक्टर राजरानी शर्मा को प्रस्तुति का प्रमाण पत्र और 5100 रुपए की राशि भी प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि श्री राम मलिक जी एवं श्रीमती स्मिता लाधावाला ने संगोष्ठी के अधिवेशन को स्पॉन्सर भी किया। उनका हार्दिक आभार। अत्यंत उल्लेखनीय बिंदु यह है कि रामचरित भवन ह्यूस्टन के अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी द्वारा 2013 में 1008 पंक्तियों में संक्षिप्त रामायण बनाई गई, जो तुलसीकृत रामचरितमानस का ही संक्षिप्त रूप है। 6 अप्रैल को महोत्सव के एक और महत्वपूर्ण चरण के रूप में डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी द्वारा संकलित 1008 पंक्तियों में संक्षिप्त रामायण के YouTube संस्करण को ब्रह्मश्री डॉक्टर रंगन रामकृष्णन के कर कमलों द्वारा श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से लोकार्पित भी किया गया। इस संक्षिप्त रामायण को सुप्रसिद्ध गायिका सुश्री मोनिका साई ने स्वर दिया है और एनिमेशन कार्य चिरंजीव अथर्व तिवारी ने किया है। डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी ने बताया कि इस पुस्तक का अनेक भाषाओं और हिंदी बोलियों में अनुवाद हो चुका है। तेलुगु में डॉक्टर C कामेश्वरी जी, अवधी में सुश्री विनीता मिश्रा जी, बांग्ला में श्रीमती काजरी गुहा जी, मैथिली में श्रीमती नीलम झा जी और भोजपुरी में डॉक्टर अम्बे कुमारी जी ने इसका अनुवाद भी किया है। श्री रामचरित भवन के आभासी पटल पर हर माह के हर मंगलवार को सस्वर अखंड पाठ संक्षिप्त रामायण का होता है, जो 2 घंटे में संपन्न हो जाता है।
पंचवर्ष समापन महोत्सव पूरे पखवाड़े तक मनाया गया। इसी क्रम में 7 अप्रैल को हिंदी साहित्य की नव्य विधा ओम आकृति विधा पर राम काव्य संध्या आयोजित की गई। गोष्ठी में नई विधा के जन्म एवं इसके चिकित्सकीय महत्व पर प्रकाश भी डाला गया। देश विदेश से 15 कवियों ने ओम आकृति विधा में स्वरचित कविताओं का पाठ किया। सुश्री सुषमा नैयर ने इसके चिकित्सकीय महत्व पर विशेष प्रकाश डाला। डॉक्टर दुर्गा सिन्हा उदार जी ने कैलिफोर्निया से इस कार्यक्रम का ऑनलाइन सुंदर संचालन किया। इस अद्भुत विधा के जनक डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी ही हैं, जिन्होंने 2021 में जन्माष्टमी के अवसर पर इस विधा में प्रथम रचना की, जो श्री कृष्ण काव्य पीयूष में प्रकाशित भी हुई। महोत्सव के अगले क्रम में 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर श्रीमद् भगवत गीता का पारायण भी किया गया, जिसमें 7 से अधिक देशों के 30 श्रद्धालुओं ने सस्वर भारत के समय के अनुसार साय 7 बजे से 10 बजे तक निरंतर गीता जी का पारायण किया। शंखनाद, गीता महात्म्य और गीता की आरती के साथ इस आयोजन का विधिवत पारायण हुआ। श्री रामचरित भवन द्वारा श्री कृष्ण जन्माष्टमी व गीता जयंती के अवसर पर गीता के पारायण आयोजित होते रहते हैं। इस पारायण का आयोजन श्री छविनाथ लाल जी ने सहयोग के साथ किया। डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी द्वारा 9 अप्रैल को दी गई विशेष जानकारी के अनुसार रामचरित भवन ह्यूस्टन एवं वैश्विक हिंदी संस्थान ह्यूस्टन द्वारा अब तक कुल 18 साहित्यिक शोधपरक और आध्यात्मिक कृतियों का प्रकाशन किया गया है। संस्था द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की संक्षिप्त जानकारी दी गई, जिनमें रामचरितमानस शब्द अनुक्रमणिका, राम काव्य पीयूष, राम हाइकी पीयूष, कृष्ण काव्य पीयूष, रामायण 30 दिनों में, भारत काव्य पीयूष, ओम आकृति विधा, वैश्विक लघु कथा पीयूष जैसी अनेक पुस्तकें सम्मिलित थीं। इन पुस्तकों के संपादकों ने अपने अनुभव भी साझा किए। सभी ने रामचरित भवन के अनुशासन, सौहार्द और गरिमा में कार्य संस्कृति की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। गत 5 वर्षों में श्री रामचरित भवन ह्यूस्टन द्वारा अनेक डिप्लोमा कोर्स भी आयोजित किए गए हैं, जैसे 2 बार रामचरितमानस डिप्लोमा तथा श्रीमद् भगवत गीता डिप्लोमा। इनके अतिरिक्त 4 प्रमाण पत्र कोर्स आयोजित किए गए, जैसे हनुमान चालीसा सर्टिफिकेट कोर्स, चंद्र विज्ञान सर्टिफिकेट कोर्स, सुंदरकांड सर्टिफिकेट कोर्स एवं विष्णु सहस्त्रनाम सर्टिफिकेट कोर्स। 10 अप्रैल को इन सभी की चर्चा की गई। रामचरितमानस डिप्लोमा के शिक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता, डॉक्टर विनय शर्मा, श्री राकेश चौबे, सुश्री विनीता मिश्रा जी, डॉक्टर सी कामेश्वरी जी व आदित्य शुक्ला जी आदि के ने अपने अपने अनुभव साझा किए। छंद विज्ञान प्रमाण पत्र कार्यक्रम में आचार्य ओम नीरव जी ने कोर्स की चर्चा की। डॉक्टर राजरानी शर्मा ने भी अपने अनुभव बताए। उल्लेखनीय है कि श्री रामचरित भवन द्वारा विष्णु सहस्त्रनाम सर्टिफिकेट कोर्स और श्रीमद् भगवत गीता डिप्लोमा वर्तमान में चल रहे हैं, जिनमें 200 से अधिक व्यक्ति पंजीकृत हैं। प्रत्येक कक्षा के पश्चात क्विज प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाती है। पाठ्यक्रम में 70% अंक लाना और 70% उपस्थिति होना अनिवार्य होती है, जो कि श्रेष्ठता और प्रामाणिकता का सुंदर मानक है। 11 अप्रैल को राम काव्य गोष्ठी का आयोजन सुश्री विनीता मिश्रा जी के द्वारा संपन्न किया गया, जिसमें देश विदेश के 18 कवि कवित्रियों ने अपना श्री राम विषयक रचनाओं की सुंदर प्रस्तुति दी स्वरचित। डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी की चर्चा राम के अश्रु बहुत ही मार्मिक रही। युवा पीढ़ी के साथ किशोरों और बच्चों की इस आध्यात्मिक संस्कार से जोड़ने के प्रयास में 12 अप्रैल को महोत्सव का समापन हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर हनुमान चालीसा के सतत पाठ से किया गया, जिसमें 5 देशों के 23 बच्चों ने ऑनलाइन सस्वर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस अखंड पाठ में 4 वर्ष से 16 वर्ष तक के बच्चे और किशोर सहर्ष सम्मिलित हुए। बाल गायकों में 50% बच्चे अमेरिका, यूके और कनाडा से थे।
देवनागरी लिपि का ज्ञान न होने पर भी अनेक बच्चों ने बड़े ही रुचि से हनुमान चालीसा का पाठ किया। श्रीमती विजया मुदगी जी की इस आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका रही। हनुमान स्तुति प्रारंभ करने के पश्चात 23 बच्चों के द्वारा हनुमान चालीसा पाठ और अंत में हनुमान जी की आरती से कार्यक्रम का सुंदर समापन हुआ। बच्चों की निश्चल और निष्ठा से की गई पवित्र स्तुतियों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। और इसी के साथ पंचवर्ष समापन महोत्सव के अंतिम दिवस पर अध्यक्ष डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता जी ने सभी का हार्दिक आभार व्यक्त किया तथा सभी प्रतिभागियों को अपना फीडबैक देने के लिए निवेदन भी किया। भविष्य में इस प्रकार के आयोजन के विषय में सभी से मुक्त विचार विमर्श भी किया गया। सभी ने महोत्सव को लेकर प्रशंसा और सराहना व्यक्त की और भविष्य में ऑफलाइन कार्यक्रम करने की हार्दिक इच्छा और मंशा जाहिर की। हर्ष ध्वनि के साथ मंथन कार्यक्रम के निर्बाध गति से चलने की शुभकामना भी दी और इस प्रकार पंचवर्ष महोत्सव संपन्न हुआ। सभी को सादर प्रणाम। जय सिया राम। जय श्री राम। कुछ छूट गया क्या है इस रिपोर्ट में? आपको लग रहा है? किसी को लग रहा है कुछ छूट गया? नहीं, प्रॉपर पढ़ी है मैंने तो। नहीं, किसी ने तालियां भी नहीं बजाई तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ कमी रह। हाँ क्या? सारे म्यूट है। ठीक है, अब जो हो जाए देना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर दीदी आप। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, दिव्य, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर दीदी। तो बहुत सुंदर। मेरे पास तो आशा जी और छविनाथ जी भी ने बहुत सहयोग दिया है। मैं प्रणाम करती बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा श्रम लगाया और कहा कि मैं करूँगी इसको तैयार, और इसका हमें मोटिवेशन आया जो भोपाल में तुलसी मानस प्रतिष्ठान में रावत जी हैं, उन्होंने कहा कि आप कुछ लिख के भेजे हैं तो हम जो पत्रिका है उसमें प्रकाशित करेंगे। और मैं तो लिखना आता नहीं है, तो हमने राजा दीदी को प्रार्थना की कि आप लिखिए। अब हम उनको भेज देंगे, अब उनकी मर्जी है वो करें प्रकाशित ना करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। पर इससे एक थोड़ा सा मोटिवेशन आ रहा है हमें कि मैं समझता हूँ हर शनिवार को जब हम मिलते हैं उसका एक छोटी सी रपट बननी चाहिए। फिर वो हम बनाते नहीं है तो हमारे पास भी सारा सिस्टम गड़बड़ है। तो मैं एक तीन आप में से तीन लोगों की एक समिति बनाना चाहता हूँ जो करीब करीब नियमित रूप से शनिवार को आते हो। जरूरी नहीं है कि हर शनिवार को आए, और कार्यक्रम जो शनिवार को जो भी हो उसका एक छोटा सा बल एक पैराग्राफ ही हो, कोई लंबा चौड़े रखने की जरूरत नहीं, ताकि हम अपने पास हम पता रहे कि उस दिन क्या हुआ। तो आप में से जिनके पास समय हो और जो करीब करीब नियमित आते हो, जैसे मैंने कहा हर शनिवार को हर किसी के लिए आना संभव नहीं है, तो आप उसकी एक जस्ट एक वन पैराग्राफ की रिपोर्ट बना के मुझे भेज दें, ताकि आई जस्ट फाइल इट विथ मी। तो अभी मैं वॉलंटियर, अगर आप अभी अपना नाम देना चाहते दे दें, या आप मुझे बाद में भेज दें कि क्या विल वर्क। सो आई जस्ट मेक ए स्मॉल कमिटी ऑफ जस्ट जस्ट थ्री पर्सन्स। ठीक है? कैसा रहेगा ये, आपको लग रहा है? बहुत सही है सर। हाँ। तो अभी है बढ़िया। ना हम लोग बहुत हाँ। अनऑर्गेनाइज्ड है। सो पता ही नहीं हाँ, लगता कब। So I need three volunteers who come fairly regularly on Saturdays. So just send me your name, और आप चाहो तो अभी इस चैट पे डाल दें, then I'll set up that team. तो जो चर्चा डॉक्टर राजेश शर्मा जी ने की, उसके जो कुछ विशेष कार्यों का संचालन आप लोगों ने किया, उनको मैं बारी बारी से आमंत्रित करता हूँ वो अपना अनुभव साझा करें, और जो हुआ वो तो हुआ, और पर भविष्य के लिए उनकी उनकी क्या सोच है, हाउ थिंग शुड मूव फॉरवर्ड, इसमें क्या परिवर्तन करने चाहिए। जैसे मैं उसी पिटी उसी बात को नहीं, उसी ढोल को नहीं बजाना चाहता। My main goal for today's thing is futuristic, भविष्य में what is the future direction, right? और हमारा गोल है कि समाज को अधिक से अधिक लाभ मिल सके, हमारा और कोई उद्देश्य नहीं। दिस इज अवर गोल। द सोसाइटी शुड बेनिफिट, हमारी संस्कृति बनी रहे। आगे नहीं बढ़े तो कोई बात नहीं, जहाँ है वहाँ टिकी रहे। तो
तो अब मैं जो भजन संध्या हुई थी, राम भजन संध्या, उसका संचालन आदरणीय आशा श्रीवास्तव जी ने किया था, तो उनको मैं आमंत्रित करता हूँ वे अपने विचार व्यक्त करें। आशा जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। देखिए, राम भजन संध्या का तो जिस तरह से उसको किया था, ये एक परिकल्पना थी कि राम भगवान श्री राम के जन्म से लेकर और उनके राज्याभिषेक तक के प्रकरणों को लेकर कुछ संध्या बनाई जाए, आम भजन संध्या की तरह ना हो करके। तो ऐसे हमको लगता है कि ऐसे कृष्ण भजन संध्या भी कर सकते हैं आप जन्माष्टमी के समय, कुछ कुछ उसी तरह से। और या फिर ऐसे भी हमारे यहाँ, हमारे रामचरित भवन में बहुत अच्छे अच्छे गायक गायिकाएं हैं जो भजन वगैरह गाते हैं, कीर्तन वगैरह करते हैं। कुछ भी कभी हम लोग सिर्फ कीर्तन जैसा भी कर सकते हैं कि मतलब जैसा भी आप लोग सोचें, साल में 2-3 दफे हो जाना चाहिए ऐसा। ऐसा मेरा विचार है, शायद अच्छा लगेगा। थोड़ा सा साहित्य तो खैर अच्छा है ही, लेकिन साहित्य के साथ में जो संगीत मिल जाता है तो साहित्य का निखर जाता है साहित्य। बस इतनी सी बात कहनी है हमें। हमें बहुत, सब लोगों ने बहुत सहयोग किया, जितने भी हमारे कलाकार थे उन्होंने बहुत अच्छे से सारी रिहर्सल्स में भी आए, और 2-1 जो भी रिहर्सल्स हुई और बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। तो हम चाहेंगे कि और लोग भी जो कर सकते हैं वो भी आए, और ऐसा यदि आपको लगे तो हो सकती है। ऐसा हमारा सुझाव है। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। आपने, जैसे मैंने बताया, राम भजन संध्या का पूरा आयोजन किया था, और वो 31 मार्च सोमवार को। तो भविष्य में भी, अभी जन्माष्टमी पे तो कुछ गाना जी को याद करेंगे, और आगे भी देखते हैं। जैसे हमारे जो प्रमुख इष्ट देव हैं, शिव जी हैं, दुर्गा माता हैं, जब उनके जब ऐसे प्रसंग आएंगे तब वी विल हैव सम प्रोग्राम्स लाइक दैट। तो बाद में वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, पर अभी लेट्स जस्ट जनरेट आइडियाज, और आप माने ना माने मैं लिख रहा हूँ। आज की रिपोर्ट कोई बनाए तो बहुत अच्छा। आज कोई अपने आप चुपचाप लिखता है तो मेरे से टैली भी हो जाएगा। मुख्य मुख्य मुद्दे। उसके बाद में देखिए, हम चलते हैं ओम आकृति विधा काव्य गोष्ठी, जो 7 अप्रैल को आदरणीय डॉक्टर दुर्गा सिन्हा जी ने आयोजित की। तो बिना इधर उधर की बात किए मैं आपका आमंत्रित करता हूँ। दुर्गा जी, आपका स्वागत है। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी। और सबसे पहले तो मैं इस मंच से जुड़े हुए जो रामचरित भवन है, इस भवन से जुड़े हुए जो पूरा परिवार है, उस परिवार का मैं स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि ये बहुत सुंदर परिवार से। और मैं ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ओम जी ने मुझे भी एक छोटा सा हिस्सा उसका बनाया है। ये राम जी की कृपा है कि हम इस परिवार के सदस्य बने हुए हैं। और आप जो भी कार्य कर रहे हैं, मुझे भले ही मैं रोज न जुड़ सकूं, लेकिन मुझे जानकारी सारी रहती है कि कितने तरह के आप कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और उससे समाज को क्या लाभ हो रहा है। आपने जो मुझे ये जवाबदारी दी ओम आकृति विधा के संदर्भ में संयोजन और संचालन करने की, तो संयोजन के लिए तो मैं कहूंगी कि कोई कठिन काम नहीं था। मैंने ग्रुप में सूचना दी, सब लोगों ने सहर्ष स्वीकृति दी और अपनी अपनी स्वरचित रचनाएं उन्होंने तैयार की। बस यही था कि राम गाथा गानी है, राम के गुणगान का वर्णन करना है, राम को हम जिस रूप में भी अनुभव कर पा रहे हैं उस अनुभव को हमें बाहर निकालना है। तो इस तरह से लगभग 21 लोगों ने प्रस्तुतियां अपनी दी। बस मैंने तो इतना ही काम किया कि उनकी लिस्ट बनाई और एक दिन पहले उनको फिर से याद दिलाया कि भाई कल, कई बार होता है कि 10-12 दिन पहले की सूचना भूल जाते हैं, तो उनको हम याद दिलाया हमने, और सबने उपस्थिति अपनी दर्ज की। उसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और जो सुषमा जी ने इस पर कार्य किया है वो सचमुच बहुत सराहनीय है, और मैं भी उनके इस महत्वपूर्ण कार्य की एक प्रकार से प्रत्यक्षदर्शी भी हूँ और अनुभव भी कर रही हूँ, और मेरे और साथियों ने भी अनुभव किया है। तो मैं तो ये चाहूंगी कि इस विधा को हम इस चिकित्सकीय उद्देश्य के संदर्भ में जोड़कर इसको और आगे ले चलें,
और सुझाव के लिए जो आप बात करते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि इन बातों को जो ये हम अपनी भारतीय संस्कृति और परंपरा और ओम शब्द की जो शक्ति है, ये हमारे आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो हमें अपने बच्चों को, विद्यार्थियों को, युवा पीढ़ी को हम जितना ज्यादा से ज्यादा शामिल कर सकें इस गतिविधि में, कोशिश करें। हालांकि आसान नहीं है उन बच्चों को इस दिशा में मोड़ना, लेकिन हम जितना कर सकें प्रयास करें, तो मुझे लगता है कि हमारा जो ये प्रयास है वो आने वाले बहुत पीढ़ियों के लिए बहुत लाभदायी होगा। मुझे लगता है मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूंगी कि बहुत सुंदर आयोजन और बहुत सुंदर कार्यक्रम, और सचमुच राम जी के कार्यक्रम में भाग लेकर के, आयोजन में भाग लेकर के तो आनंद ही आनंद मिलता है। इस आनंद की अनुभूति लेने के लिए हम सबको इस कार्यक्रम में रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गा जी। सुषमा जी भी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सुषमा जी, जी, आप भी जुड़े हैं। देखा। तो आपने एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिया, और कई बार ये सुझाव आता रहा है कि हम बच्चों को, युवा लोगों को जोड़ें किसी न प्रकार से। और आपने ये भी क्लियर कर दिया कि ये कोई बहुत सरल काम नहीं है, और ये हम महसूस कर चुके हैं। तो इसके लिए भी मैं एक्चुअली टीम बनाना चाहता हूँ, कुछ 3 या 4-5, ज़्यादा से ज़्यादा 5 लोग, कि वो इस पर थोड़ा काम करें। युवा पीढ़ी को हम बच्चों को कैसे जोड़ सकते हैं। अभी मैंने एक इनफॉर्मल सर्वे 3 अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में किया था, पर उससे ये स्पष्ट हो गया, हालांकि इसको मैं बहुत बड़ा साइंटिफिक सर्वे नहीं मानूंगा, मैं खुद ही स्टेटिस्टिक्स पढ़ाता हूँ, तो कोई स्टेटिस्टिशियन इसको बिल्कुल चैलेंज कर देगा। पर जो भी मेरा प्रिलिमिनरी सर्वे है, उससे ये बात तो बहुत स्पष्ट है कि भारत में, मैं भारत की बात करता हूँ, 80 से 90% बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। और अगर हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो फिर जो भी हम कार्यक्रम करेंगे वो हमें अंग्रेजी में करने पड़ेंगे। हाँ, चाहे अब उनको हम, अगर हम हिंदी में करते हैं तो वो हिंदी से भी स्ट्रगल करेंगे और उस विषय वस्तु से भी स्ट्रगल करेंगे। तो उनके लिए हम 2 रोड ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं। सो जो भी समिति बने उसको इस पे थोड़ा गंभीर विचार करना पड़ेगा कि हम किस प्रकार के कार्यक्रम कर सकते हैं जिससे हम बच्चों को हम इन्वॉल्व कर सकें। और इसलिए इस दिशा में मैं अभी 2 बातें सोच रहा हूँ। एक तो अब जैसे भी हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, 23 बच्चों ने भाग लिया, 26 बच्चे थे, 3 बच्चे नहीं आ सके उस दिन। और आधे, करीब करीब 50% तो यूएस, कनाडा और यूके से थे, बाकी आधे हम भारत से थे। पर वे सभी भी उसी ग्रुप में भी मैंने आई थिंक सर्वे किया था, तो उसमें करीब करीब सभी बच्चे अंग्रेजी मीडियम में पढ़ रहे हैं। तो अगर हम अब हनुमान चालीसा हिंदी में समझाने जाएंगे तो वो कुछ मेरे ख्याल से ज्यादती ही होगी। राइट। सर ये छोटी सी चीज मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ। हाँ जी, कहिए सुषमा जी। जी, तो आपने हिंदी और अंग्रेजी की जो बात है, नो डाउट इंग्लिश में ही सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। इंडिया में तो इंग्लिश में काफी हद तक वो है, 90% बच्चे सही में इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी एज अ सब्जेक्ट उनके पास भी है ना सर। तो और हमारी हिंदी की जो वर्णमाला है सर, इसका ज्ञान हर बच्चे को होना चाहिए, क्योंकि ये वर्णमाला स्वास्थ्य का खजाना है। सुषमा जी, मैं आपको टोकता हूँ। सिर्फ हमें देखना हमारा उद्देश्य क्या है। से अगर माँ बाप ही अपने बच्चों को हिंदी नहीं पढ़ाना चाहते, so then we are having a roadblock. So that is not our goal. Our goal is not to teach them Hindi. Here, our goal is to teach them or sensitize them with our literature. जो सांस्कृतिक हमारा साहित्य है, ठीक हनुमान है सर। चालीसा है, चाहे रामायण है, चाहे गीता जी है, जी वो है। जी। सो इसी अब ये तो फिर हमारी थोड़ी सी दोगली बात है। माँ बाप कहते हैं कि बच्चे पढ़ें और खुद पढ़ना नहीं चाहते। so we will discuss all that later on, but this is my tentative thought. So इस पर जो काम करना चाहें बच्चों के लिए और बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों पे, अगेन आई वांट टू फॉर्म ए टीम एंड दे शुड बी सीरियस अबाउट इट। उनके पास समय होना चाहिए, और ऐसे हवाई बातें नहीं होंगी ना। एक बार हमने इस तरह की टीम बनाई थी, पर उसमें उससे कोई आगे काम हुआ नहीं। So on that line, so I was just thinking about at least do a short course of Hanuman Chalisa
जहाँ पे मैं 4 Sundays और समथिंग आई विल एक्सप्लेन देम हनुमान चालीसा इन इंग्लिश। मैं एक बार रामायण पर कोर्स कर चुका हूँ इस पटल पर। कुछ 10-12 सेशन रखे थे संडे को, अल्टरनेट संडे रखे थे शायद वो, जिसमें 15-20 बच्चे जुड़े ये थे। बहुत अच्छा है सर कि इंग्लिश में हाँ, ट्रांसलेट करके उनको समझाना, जैसे हनुमान सो चालीसा है इंग्लिश में ट्रांसलेट करके समझाना, हाँ, ये थॉट सो अच्छा है। हाँ, सो दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग, बट एज आई सेड अभी वी आर जस्ट जनरेटिंग आइडियाज, नथिंग इज फाइनल। और इसमें जो आप लोग इन्वॉल्व होना चाहें, जस्ट लेट मी नो सो आई कैन फॉर्म ए लिटिल टीम हु विल वर्क ऑन दिस। और जहाँ पर ओमराकृति विधायक की बात है, हमने एक ओमराकृति पीयूष की संकल्पना की हुई, उसमें काम बड़ा मंथर गति से चल रहा है। पर मैंने दुर्गा जी को मैसेज भेजा कि इस विषय में आपसे अगले सप्ताह बात करूंगा, पर वो अगला सप्ताह अभी तक आया नहीं। तो अभी आई कॉल कॉल यू दुर्गा जी सम टाइम नेक्स्ट वीक, या जब भी भगवान करेगा, एंड वी नीड टू वर्क ऑन इट, क्योंकि बहुत लोग कविताएं लिख रहे हैं। ताकि मेरा मन है कम से कम इस साल तो ये ओमप्रकाश पीयूष की रचना हो ही जाए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। 7 अप्रैल के बाद में उसके अगले दिन ही गीता पारायण हमने किया, और भाई श्री जगन्नाथ लाल जी जो गीता कोर्स में भी बहुत एक्टिव हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि उनका ये कैसा अनुभव रहा और आगे के लिए आपकी क्या सुझाव हैं। लाल साहब, आपका स्वागत है। श्री रामचरित भवन, आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता सर एवं सभी सुधीजनों को मेरा सादर प्रणाम एवं जय सिया राम। भगवत गीता का पाठ 8 अप्रैल को पंच वर्ष समापन समारोह के अंतर्गत किया गया और इसमें 30 लोगों ने भाग लिया और एकदम समय से हमने शुरू किया और समय से पूरा हुआ। इसका श्रेय जाता है हमारे टीम में जो बैकअप कहिए या मॉडरेटर कहिए, 5 लोग थे और हर एक ग्रुप में 6 लोग थे उसके अंदर में, और 6 लोगों को उन्होंने बुला करके बहुत अच्छे से अभ्यास कराया कैसे इसको चैंटिंग करनी है। तो मैं उन 5 लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसमें आदरणीय श्रीमती विजया मुत्तगी जी, डॉक्टर सी कामेश्वरी जी, श्रीमती विजया दुबे जी, श्रीमती आशा श्रीवास्तव जी एवं मैं उसमें था जगन्नाथ लाल। तो ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम चला और इसकी सफलता का श्रेय और ये है कि जन्माष्टमी पे हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जिसके अंदर मैं इसको चैंटिंग की थी और उसमें करीब करीब वही लोग थे जो इसमें थे। तो एक तरह से उसका प्रभाव भी इसमें रहा हो गया। तो इसको देखते हुए मैं एक सुझाव ये देना चाहूँगा कि वर्ष में कम से कम एक बार गीता चैंटिंग की जाए और उसके लिए सही समय है जन्माष्टमी का। आप सबको ज्ञात होगा कि हमारी जो एस्ट्रोनॉट्स ये सुनीता विलियम्स अपने साथ भगवत गीता लेके गई थी। ये बहुत ही हमारे लिए गौरव की बात है और जानने की बात है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर में हमारी सारी समस्याओं का हल है, बस उसको समझने की और आचरण में लाने की बात है। और अभी भी मैं कल न्यूज़ में देख रहा था कि गीता को यूनेस्को ने रजिस्टर करा दिया गया है। ये भी एक अच्छी बात है कि हमारा ग्रंथ हिंदू सनातन धर्म का यूनेस्को में रजिस्टर करा दिया गया है। एक सुझाव मेरा ये है कि जन्माष्टमी के आसपास में गीता का चैंटिंग किया जाए और लोग जो इसमें चैंटिंग किए हैं लगभग तैयार हैं, अब उनको बहुत अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ेगी और वही लोग पाठ करें, एक आध लोग आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। और दूसरा मेरा सुझाव ये था कि कम से कम एक बार अखंड रामचरितमानस का पाठ किया जाए। और संक्षिप्त रामायण पाठ बहुत ही लोकप्रिय बना और बहुत लोगों ने द्वारा सराहा गया। तो मैं चाहता हूँ और मैं सुझाव देना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि संक्षिप्त रामायण को पुनः प्रारंभ किया जाए मंगलवार या किसी भी दिन। वो बहुत ही रोचक और बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही सराहनीय रहा कार्यक्रम, तो उसको हम शुरू करने के लिए मेरी प्रार्थना है। और इसमें सब लोगों ने जो हमारा साथ दिया इस ग्रुप में, मैं उन सभी को प्रणाम करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि आगे भी ऐसा मौका मिलेगा तो उनका सहयोग बना रहेगा। और मैं आदरणीय डॉक्टर ओम भाई साहब का ऋण स्वीकार करता हूँ कि मुझे इस योग्य समझा कि मैंने एक कार्यक्रम किया और मैं और भी आगे भी जो मुझे कार्य दिया जाएगा उसको मैं सहर्ष स्वीकार करके उसको पूरा करने की प्रयास करूंगा। जय सिया राम, सभी को प्रणाम।
बहुत बहुत धन्यवाद लाल साहब, आप अपना अनुभव साझा किया, अपना अमूल्य विचार प्रस्तुत किए। अब हम 11 अप्रैल को चलते हैं, जिस दिन राम काव्य गोष्ठी हुई और उसका आयोजन संचालन आदरणीय विनीता जी ने किया। विनीता जी, आपका स्वागत। जय श्री राम। सभी को जय सिया राम। रामचरित भवन को बहुत बहुत बधाई। पंचवर्षीय आभासी कार्यक्रम के समापन के अवसर पर इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित करने का। यूं तो मेरा जुड़ाव रामायण, अंतर्राष्ट्रीय रामायण अधिवेशन के द्वारा हुआ था रामचरित भवन से, और कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अगर जो हुआ 2020 में वो ना होता तो कभी आभासी पटल की शायद परिकल्पना ही नहीं बनती, और आभासी पटल की परिकल्पना नहीं आती तो हम लोग रामायण अधिवेशन से ही जुड़े रहकर शायद यूं ही चलता रहता। तो उसके द्वारा जो हमको एक कहते हैं कि बहुत सारे खुल गए रास्ते, जिसमें आभासी पटल के कारण हम लोगों ने उसमें मंथन, चिंतन, प्रस्तुतिकरण हुआ। फिर उसमें अध्ययन की एक विधा चली, जिसमें अनेक प्रकार के अध्ययन, छंद और रामायण और अन्य ग्रंथों का अध्ययन हुआ। और समय समय पर गीत, कविता, भजन प्रस्तुति और अनेक त्योहारों पर, जन्माष्टमी, रामनवमी इत्यादि के अवसर पर अनेक तरह के कार्यक्रम अखंड रामायण जैसे उसमें होते रहे। इसी कार्यक्रम के आयोजन में जो हम लोगों ने अभी अभी मनाया, उसमें काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ, जो 11 अप्रैल को निर्धारित तिथि से थोड़ा सा बदल कर 11 अप्रैल को किया गया, जिसमें लगभग 16-17 कवि कवियत्रियों ने अपनी कविताओं की प्रस्तुति करी। मुझे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहा काव्य संध्या को लेकर के, क्योंकि न जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि काव्य संध्या के जगह पे वो भजन संध्या की तरह से मुझे लगी। और चूंकि यहाँ पर हमें लगा वो कहना है, तो इसलिए हम ये कहने की हिम्मत कर पा रहे हैं। और उसमें मेरी त्रुटि ये रही, मेरी गलती ये रही कि जब हम लोगों ने उस काव्य संध्या के लिए ग्रुप बनाया और कविताएं चुनी, उसमें जो एक बार हुआ कि इसको क्या पहले एक बार सुनना चाहिए, तो अन्य लोगों की राय के अनुसार कि नहीं, वो कविता का आनंद तो चला जाता है अगर हमने पहले से सुन लिया। तो उसकी जो प्रिपरेशन थी वो हम लोगों ने नहीं करी। और जब जिस दिन काव्य संध्या हुई तो बहुत सारी जो कविताएं थी वो कविता या गीत ना हो करके भजन की प्रस्तुति रही, और वो काव्य गोष्ठी भजन संध्या का थोड़ा सा रूप ले गई, लेकिन फिर भी ठीक है, भजन भी एक कविता ही होता है, तो उसके हिसाब से वो अच्छा रहा। लेकिन मेरी अपनी ये इच्छा है कि अगर आगे इस तरह से काव्य संध्या हो तो हमको इस पर फिर से विचार करना चाहिए कि जब ऑलरेडी एक भजन संध्या प्रोग्राम हो रहा है, तो भजन संध्या और काव्य संध्या में कुछ तो ऐसा रहे कि पता चले कि ये कविताएं हैं। और दूसरा एक जो मेरा सुझाव की बात है, मेरी बड़ी इच्छा है कि रामचरित भवन एक बार निर्गुण कविताओं के ऊपर भी कुछ एक कार्यक्रम ऐसा करे, क्योंकि जब गोस्वामी जी खुद लिख के गए हैं कि बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, माना कि वो सगुण राम ही उनको भाते हैं, उन्हें अच्छे लगते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं भी निर्गुण राम को नकारा ही नहीं है। जैसा कि अन्य निर्गुण उपासक जो हैं वो सगुण को पूरी तरह नकारते हैं, मगर गोस्वामी जी के भक्ति में बड़ी सुंदर बात है, मुझे लगती है कि वो कहीं नकारते नहीं, स्वीकारते हैं, उनको अच्छा लगता है, बस इतनी सी बात वो कहते हैं। तो मेरी इच्छा है कि एक बार एक ऐसी काव्य संध्या का आयोजन करिए जो निर्गुण राम के ऊपर, जिसका विषय निर्गुण राम हो, तो निश्चय ही हमें और बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं सुनने को मिलेंगी और लिखने के लिए भी लोग प्रेरित होंगे। बस इतना ही कहना चाहते हैं। कोई मेरी बात किसी को खराब लगी हो तो हम क्षमा चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वनिता जी, आपने अपने अनुभव साझा किए। तो मैं ध्यान से सुना या नहीं सुना, आप चार भाई बहनों ने जो बताए उसको मैं दोहरा रहा हूँ। तो आशा जी, आपने कहा कि कृष्ण भजन संध्या का आयोजन हम जन्माष्टमी पर करें, इसके साथ में साल में 2-3 बार इस तरह की भजन संध्या का आयोजन हो सकता है, ये आपके मेन सजेशन थे। दुर्गा जी, आपका सुझाव, मेन मुख्य सुझाव ये था कि युवा युवा पीढ़ी को हम किस तरह से जोड़ें।
लाल साहब, आपने जन्माष्टमी पर गीता चैंटिंग की बात की, अखंड रामायण की बात की, और संक्षिप्त रामायण को हम यहाँ रिवाइव करें हर मंगलवार को जो पाठ कर रहे थे, ये आपके सुझाव है। तो विनीता जी, आपका मुख्य सुझाव तो ये था कि निर्गुण राम पर कविताओं का कार्यक्रम हो। कोई छूट तो नहीं गया? अच्छे नोट ले रहा हूँ, नहीं ले रहा मैं? छूट गया, कुछ छूट गया तो बता दीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नाउ आई विल ओपन दिस फ्लोर, सबके लिए है। आप सब आपने बहुत कंट्रीब्यूट किया है, तो इन आपके जो कोई सुझाव हो तो आपका स्वागत है। प्रणाम ओम जी। मेरा हाँ कुछ जी, सुझाव है, मैं जल्दी बता देना चाहूंगा क्योंकि 10 बजे मुझको एक दूसरी मीटिंग के लिए जाना है। हाँ जी, कही गई है। तो आप यदि अनुमति देंगे तो मेरे पास एक दो सुझाव है, मैं कहना चाहूंगा। हाँ, कही दादा जी। पहला, बच्चों के कार्यक्रम के लिए बात हो रही थी, तो मुझको अच्छा लगा आपने कहा कि इसके लिए कोई एक टीम बना देते हैं। ये तो वो अच्छा, मतलब सार्थक पहल होगा। और इसी के साथ उस टीम के लिए मुझको लगता है कि हमको महीने का एक दिन डेडिकेट कर देना चाहिए, वो पहले से तय करें कि उस कार्यक्रम में उस दिन बच्चों का ही कार्यक्रम हो। क्योंकि टीम बनाने के बाद फिर विचार विमर्श होते रहेंगे, लेकिन उनके सामने ये लक्ष्य रहेगा कि भाई इस तारीख को हमको कार्यक्रम करना है, तो पूरे महीने भर उन लोग तैयारी कर सकते हैं। और उसमें विविधता भी रख सकते हैं, डिबेट रख ले, पोएट्री रख ले, पेंटिंग रख ले, चौपाई दोहा का पाठ रख ले। और उसको लैंग्वेज का बैरियर ना रखे, उनको ऊपर छोड़ दे, वो जो भी लैंग्वेज में पढ़े। क्योंकि जैसे मेरे दोनों बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन वो हिंदी भी बहुत अच्छा बोलते हैं और हिंदी में बहुत अच्छी प्रस्तुति भी दे सकते हैं। मैं अपने घर का उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे ही बहुत सारे घर में भी हो सकते हैं। दे आर कंफर्टेबल विद बाई लैंग्वेज, तो उनके स्वतंत्र छोड़ दे। ये बच्चों के लिए मेरा विचार है। दूसरा है, जो हमने बेस्ट पेपर का अवार्ड दिया है, तो क्योंकि जो कॉन्फ्रेंस के समय तो समय कम रहता है, और हम मुझे बहुत बहुत समय ऐसा होता है कि हम ढंग से सुन नहीं पाते। तो क्या उनको फिर से एक आधा घंटे का या 45 मिनट का अवसर दिया जा सकता है क्या? मैं चयनित और पुरस्कृत बेस्ट पेपर की ही बात नहीं कर रहा हूँ। उसमें जो मतलब प्रासंगिक और ज्यादा संदर्भिक होगा, तो ऐसे भी रिसर्च पेपर छाटा जा सकता है। और लास्ट लास्ट है, है कि हम देखते हैं कि कॉन्फ्रेंस के समय बहुत सारे नए पार्टिसिपेंट्स आते हैं जो हमारे रूटीन कार्यक्रम में नहीं होते हैं। तो ऐसे लोगों का रूटीन कार्यक्रम में पार्टिसिपेशन की कुछ योजना बनाई जानी चाहिए क्या, कि वो लोग हैं रूटीन कार्यक्रमों में भी अपना वो योगदान दे सकें, या उनके ज्ञान का लाभ हम लोग को मिल सके। तो ये मेरे 4 प्रस्ताव थे। तो इस पर यदि समय अनुकूल जब भी आपको लगे विचार किया जा सकता है। जी धन्यवाद। No, thank you very much, Aditi ji. I have written down all your suggestions are excellent, and we'll have to see how do we implement them. And in fact, all of them are on my mind. So, but बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इसको reinforce कर दिया, मैंने लिख भी लिया, and we will pursue those. और anybody else, आप में से अपने कोई विचार सुझाव व्यक्त करना चाहें? सबका स्वागत। सादर प्रणाम। हाँ, स्वागत नाम बोलिए। रामचरित भवन को प्रणाम। और मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इसमें जुड़ा, तो जुड़ने से बहुत सारा ज्ञान वर्धन हुआ, पढ़ने को मिला और सुनने को भी मिला, और कुछ बोलने का अवसर मिलता था तो भी पढ़ना पड़ा। कि आपने शिक्षक बनाया तो इसलिए उसमें पूरी तैयारी करनी पड़ती थी, गुणवत्ता पूर्वक समय के हिसाब से। मैं बाकी सब चीजें तो हो गई, मैं विनीता जी के बात का समर्थन करता हूँ, पर समर्थन के साथ थोड़ा सा डिफरेंशिएट ये है कि काव्य संध्या में निर्गुण से सगुण के साथ में हम लोगों की चर्चा भी जो दिखो रामचरितमानस में, तो निर्गुण से सगुण की पर या निर्गुण का जो है जिस चीज पे काव्य संध्या की बात कर रही है, उस पे चर्चा भी हो एक दो प्रसंग पे, तो जरा हम सब लोगों के लिए अच्छा होगा। बाकी मेरा और अतिरिक्त कोई सुझाव नहीं। बच्चों के लिए आदित्य जी ने अच्छा कहा है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं रहना चाहिए। मेरे घर के बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी में वो अच्छी बात कर लेते हैं, और खासकर हनुमान चालीसा, रामचरितमानस वगैरह को, गीता को भी हिंदी में समझते भी हैं और बात भी कर लेते हैं। तो ये वो बात उनकी सही है कि उनके ऊपर छोड़ दिया जाए, जो जिसमें कंफर्टेबल हो उस बात करे। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। प्रणाम।
बहुत बहुत धन्यवाद द्विवेदी जी आपके सुझाव के लिए। और आप में से किसी का कुछ मन हो तो बताइए। मन में ना रखें, आज शनिवार है, आज तो मन की बात कहने का दिन है। चलिए, जब तक आप सोच रहे हैं, मैंने कुछ नोट्स और भी लिखे हुए थे। अम, एक तो जो दो प्रोजेक्ट्स हैं अभी अंडर में हैं और वी होपफुली विल फिनिश, जैसा अभी डॉक्टर राजारानी शर्मा जी ने बताया था कि प्रभु की कृपा से 18 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। तो अभी दो पुस्तकों का इस साल मन है कि हम एक तो ओम आकृति पीयूष इस साल उसका काम समाप्त हो जाए। दिस इज माय बिग डिजायर। और उसकी मैं विशेष उत्तरदायित्व तो दुर्गा जी आपको ही दे रहा हूँ। और हम लोग बात करते हैं इस विषय को लेकर अगले सप्ताह, और लेट्स से हाउ डू वी मूव इट फॉरवर्ड। इसमें गलती मेरी है, मैं ही स्वीकार करता हूँ कि बस ये रथ शिथिल हो गया और उसको कोई गति नहीं दे पाया मैं, पर लेट जस्ट डू इट। अभी एक नया प्रोजेक्ट हमने बस पिछले कुछ दिनों पहले ही आरंभ किया है, वो है वाल्मीकि रामायण का संक्षेपण। जैसे कि रामचरितमानस का संक्षेपण जो संक्षिप्त रामायण है, उसी प्रकार से वाल्मीकि रामायण का संक्षेपण। तो अभी इट जस्ट स्टार्टेड, तो प्रभु ने चाहा तो वी माइट बी एबल टू, हो सकता है इस साल वो पूरा, इस साल या अगर अप्रैल, अगर हम अंग्रेजी कैलेंडर से चले तो ना, पर कम से कम हिंदी कैलेंडर से समाप्त कर लें। हिंदी कैलेंडर तो पूरा साल भर पड़ा हुआ है। तो आप में से जो लोग जुड़े हुए हैं प्लीज़, अब हमने निश्चय किया कि हर सप्ताह मिलेंगे ताकि वी कैन सी द प्रोग्रेस, कितनी प्रोग्रेस हो रही है। कई बार इसलिए कोई प्रोजेक्ट छूट जाते हैं क्योंकि देयर इज नो रेगुलर मीटिंग। मेरी जो लिस्ट है उसमें मैं करता हूँ आगे। अगला जो अधिवेशन है, बहुत लोगों का मन है कि इसको फेस टू फेस किया जाए, ऑफलाइन किया जाए। तो मेरा मन तो ये है कि अयोध्या जी में किया जाए। अब यहाँ बैठे बैठे हमारे लिए बड़ा मुश्किल है वहाँ कोई जगह ढूंढना, किसी से बात करना। तो अगर आप लोग कुछ इनिशिएटिव लें, विशेष करके जो लोग लखनऊ में रहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा पास भी है, कभी जाना पड़े तो जा भी सकते हैं। तो आप लोग कुछ ऐसे उचित स्थान बताएं अयोध्या जी में जहाँ पर हम अधिवेशन कर सकें। तो अगले मार्च में उसके आसपास अगला अधिवेशन अयोध्या जी में किया जा सकता है। तो आप लोग इस पर विचार करें। अयोध्या जी में आप किसी को जानते हो जो थोड़ी भाग दौड़ कर सकें और पता लगा सके कि कहाँ हो सकता है, कैसे हो सकता है। एक सुझाव जो चौबे जी ने दिया था पहले, वो बड़ा उत्तम सुझाव है कि हम कोई कोई होटल हो जहाँ पर हम पूरा होटल में ही ब्लॉक बुकिंग कर लें, उनके पास एक कॉन्फ्रेंस हॉल हो, तो कॉन्फ्रेंस हॉल और 30-40 कमरे हम बुक कर दें ताकि सब लोग वहाँ रह भी सकें। पर ये सारा काम आपको ही, भारत में आप हैं वहीं आपको करना पड़ेगा। अब मेरे अब दोनों भाई यहाँ पति हैं, शिव बड़ोदरा में है, श्याम बेंगलोर में है, तो उनके लिए भी वहाँ अयोध्या तक आवश्यकता पड़ने पर पड़ेगी तो वो जाएंगे ही। पर कम से कम प्रिलिमिनरी कुछ काम हो कि यहाँ ये 2-3 पॉसिबल जगह हैं। सो ये मेरा निवेदन है आपसे कि just, ओम जी, इस विषय में मैं कुछ कहना चाहूंगा। आगे आ दीजिए। पहली बात तो आजकल मैं दिल्ली में आ गया हूं, तो मैं भी इसके लिए वॉलंटियर हो सकता हूं। यदि मुझको आप कहेंगे कहीं किसी चीज को देखने जाना, इतना ही कर सकता हूं क्योंकि मेरा परिचय कम है वहां। लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सलाह है, मेरा अनुरोध भी है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट है, जो राम मंदिर न्यास ट्रस्ट जो वो बना हुआ है, वो दे आर वेरी एक्टिव इन सोशल मीडिया इन ऑल। तो उनको हम एक मेल भेज करके प्रस्ताव भेज सकते हैं क्या? दूसरा दूसरा मैं एक उत्तर प्रदेश सरकार के आयोजन में भी गया था, संस्कृति विभाग का, राम को लेकर के वो लोग भी बहुत बहुत मतलब चैतन्य रहते हैं कार्यक्रम करने के लिए। और जिस ढंग का रेपो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का है, आई थिंक इट विल मेक इम्पैक्ट। तो ये दोनों संस्थान को, और आज ये सब जो गूगल में इनके वेबसाइट्स हैं वहां पर एड्रेस मिल जाएगा, उनको हम मेल भेज सकते हैं क्या एक प्रस्ताव का? हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, और मीन टाइम जो हम लोग अपने ढंग से करते हैं वो करते रहेंगे। हाँ, नहीं नहीं, नहीं, वो आपके आपके बात से मैं अभी कुछ दिनों पहले आई थिंक आशा जी ने भी इस पर ये बात की थी
तो बट आई स्टिल आई नीड सम, वहाँ के जो लोग से मैं यू नो वी शुड रियलाइज दैट मैं अमेरिका में 50 साल से हूँ. सो आई एम आउट ऑफ कंप्लीटली टच विद दिस होल प्रोसेसेस. गवर्नमेंट की अपनी ब्यूरोक्रेसी होती है और विच इज़ फाइन, पर आई एम नॉट फेमिलियर विद दैट प्रोसेस. और इसलिए जो आप लोग इस प्रोसेस से फेमिलियर हैं कि उनसे किस तरह से करस्पॉन्डेंस किया जाता है, उनको कैसे लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए, वो आप लोग उससे फेमिलियर हैं. सो और फिर ये, अब किसी से फ़ोन पे बात किया, आई कैन नॉट कॉल देम. अब मैं किसी वहाँ सरकारी अफसर को ये नहीं कहूँगा कि मैं रात को 9 बजे बात करूँगा. वो तो बात तो दिन में ही करनी पड़ेगी. सो दैट्स व्हाई आई नीड सम लोकल पर्सन. लोकल से मतलब somebody who is in इंडिया, एंड पर्टिकुलरली इफ यू आर इन लखनऊ itself. क्योंकि इवन जैसे वहाँ मैं तो वो है क्या, अयोध्या शोध संस्थान, आई आई होप आई एम रिमेम्बरिंग द नेम राइट. वहाँ पे मैं गया था, कई साल हो गए, और अनफॉर्चुनेटली उसके जो निदेशक थे वो कोरोना में नहीं रहे. तो जो नए निदेशक हैं उनसे मेरा और उनसे मेरा अच्छा प्रेम भाव था, स्नेह था उनका. सो दैट्स अ वेरी गुड प्लेस टू हैव अ कॉन्फ्रेंस. उनके पास बहुत अच्छी फैसिलिटी वगैरह है. पर अब नए निदेशक से मेरा परिचय नहीं है, तो जब सम लोकल पर्सन कॉल्स देम, टॉक्स टू देम, सम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, तो ये हो सकता है. इसीलिए आई नीड समबडी लोकली देयर हु कैन टेक दिस इनिशिएटिव. जैसे आपने बताया राम मंदिर ट्रस्ट है. अब ऐसे इसी मैं आपको, आप थोड़ा कहते हुए मुझे शौक हो रहा है कि जब जयपुर में कॉन्फ्रेंस थी उसके पहले हमने वहाँ पर अयोध्या जी किस डिस्ट्रिक्ट में, क्या फैजाबाद, हाँ फैजाबाद ही है ना. तो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी है. अब नाम नाम भी उसका क्या है, राम मनोहर लाल अवध लोहिया के नाम, यूनिवर्सिटी। राम मनोहर लाल लोहिया के नाम से अवध यूनिवर्सिटी. यूनिवर्सिटी। अवध यूनिवर्सिटी है सर, अवध अवध यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी। की बात करी जा रही है। ये लोहिया जी के नाम पे यूनिवर्सिटी, राइट, राम मनोहर हाँ, लाल राम लोहिया. मनोहर लोहिया के नाम से है, पर वो अवध लोहिया। यूनिवर्सिटी से उसका हाँ तो नाम शायद बदल दिया गया अच्छा, है, तो उनसे अवध हमने यूनिवर्सिटी। संपर्क स्थापित किया, काफ़ी लिखा पढ़ी हुई, पर अंत में नथिंग हैपन. सो बहुत समय वो हमारा वेस्ट. हमने कई हरिद्वार में भी कई ये जो बड़े बड़े आश्रम हैं उनसे बातचीत की, नासिक में यूनिवर्सिटी से बात की, पर बात बात करते हैं, फिर बाद में दे डोंट कमिट. So you have to have some local person who can talk to them, understand the dynamics of, जैसे हर संस्था का अपना अपना पॉलिटिकल डायनेमिक्स होता है, ये हम जानते हैं. तो उनका क्या डायनेमिक्स क्या है, उसमें हम कैसे फिट होते हैं. हमारी भी अपनी जिद है. हम भी नहीं चाहते कि पानी भर दे। संस्था हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो. वी आर नॉट वेरी कीन ऑन दैट. हम ये, अब कोई संत का कोई बहुत बड़ा आश्रम हो, उस समय आई वांट टू बी वेरी केयरफुल. ये ऐसा नहीं हो कि फिर वो संत महापुरुष वो अपनी ही सारी चलाएं कि हम तो ऐसे तरह से करेंगे, हमारे यहाँ हो रहा है, तो वी डोंट वांट दैट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट. तो बॉटम लाइन इज कि जो अगर इफ समबडी इज देयर इन लखनऊ हु कैन डू दिस वर्क, to contact organizations to find out the process, जिनको इस तरह का थोड़ा सा अनुभव है, तो वो बात बन सकती है. यहाँ से मैं बता रहा हूँ आपको, आई हैव फेल्ड इन दिस प्रोसेस. मैंने कई बहुत प्रयास किया है. मेरे भाई श्याम ने ऋषिकेश में 2-3 जो बड़े बड़े आश्रम है, नाने जाने माने, वो हम उनसे पूछते हैं कि हमें कॉन्फ्रेंस के लिए हाल चाल ये, वो रूम की बात करते हैं. उनके भी रूम तो बाद में, रहने को तो बहुत जगह है हरिद्वार में, ऋषिकेश में रहने की क्या बात. सो फिर वो कमिट नहीं करेंगे, बोल के अच्छा हम आपको कंफर्म तो 1 महीने पहले ही करेंगे. अब 1 महीने पहले कंफर्म करेंगे, ऐसे कैसे बात बनेगी, राइट. दे हैव टू कंफर्म, राइट. ये हम 1 महीने से पहले कंफर्म नहीं करते, तो इसी दिस थिंग्स कैन नॉट वर्क. तो आप लोग देखें, आप लोग क्या इसमें इनिशिएटिव ले सकते हैं. हाँ जी, ओके एक विनीता जी. बात, अभी यहाँ पर लखनऊ में, अयोध्या में तो नहीं, पर लखनऊ में एक रामलीला मैदान है, और वो वहां पर रामलीला जो होती है, वो गोस्वामी जी तुलसीदास जी जब यहाँ आए थे, उन्होंने वो रामलीला शुरू करी थी, और वही स्थान है जहाँ पर इस समय बहुत बढ़िया ऑडिटोरियम बन गए हैं, अलग अलग साइज के, जिनकी कैपेसिटी 100-150 से लेकर के 3 ऑडिटोरियम है उसमें शायद, और बहुत सारे कमरे भी हैं. मैदान तो खैर बहुत ही बड़ा है. उसके जो मुख्य पदाधिकारी हैं उनसे बहुत अच्छे संबंध इस समय मेरे अचानक से बन गए हैं. वो राम कुटुंब में भी उनकी पत्नी नियमित रूप से जुड़ती हैं. तो अगर आप लखनऊ में करने को कभी भी इच्छुक हो, तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप वहाँ पर रामलीला
तो उनसे बात की जा सकती है। वहां पर कमरे इत्यादि सब हैं, तो जो बाहर से आने वाले लोग होंगे वो वहीं ठहर सकते हैं। लखनऊ वाले भी वहां ठहर सकते हैं कि आने जाने का चक्कर खत्म हो जाएगा। तो अगर अयोध्या इस बार अयोध्या में बन जाता है तो बहुत सुंदर है। ये तो एक सेकंड थॉट आप नहीं नहीं, लखनऊ अच्छा ही नहीं, ये बिल्कुल बड़ा अच्छा है। अगर लखनऊ में भी हो तो उसमें वहां क्या पर होगा। जो मंडप है, उस मंडप जो स्टेज है उसका नाम ही तुलसी तुलसी हाँ, मंडप या ऐसे करके तुलसी बहुत मंडप है, बहुत तुलसी विशाल मंडप है। काय मंच है वो, और हाँ बहुत ही सुंदर बना हुआ है, बहुत हाँ, नहीं नहीं, सुंदर। बिल्कुल, ये इसको बिल्कुल सीरियसली हमें लेना चाहिए आपके सुझाव को। और उसमें क्या हो, फिर हम एक दिन का ऑफ ले सकते हैं, एक दिन हम एक्सकर्जन अयोध्या जी के लिए कर लेंगे, सुबह चले जाएंगे वहाँ पे दर्शन वगैरह कर करके शाम जी को वापस आ जाएंगे। जी। राइट। तो ये भी, ये डेफिनेटली कि आप उसका थोड़ा पता लगाइए कि क्या उनका हिसाब जी किताब। ना, वी कैन हम्म डेफिनेटली परस्यू दैट। वो ओके। वैसे तो वनीता जी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का भी हॉल लिया जा सकता है। नहीं नहीं, हाँ तो नहीं गाड़गे आप, गाड़गे बड़ा वाला। नहीं, हाँ उसमें इतना हाँ सरकारी झमेला है संगीत नाटक हाँ, एकेडमी में, तो आप लोग बहुत सब सरकारी झमेला है उसमें। अगर वो ले अगर नहीं वो ले नहीं, लिया भी जाएगा तो रहने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। मान लीजिए मिल भी ये जाता तो है मोस्ट तो रहने के लिए आइडियल अलग व्यवस्था करनी सिचुएशन है कि अगर वहाँ रहने की भी व्यवस्था हो और कॉन्फ्रेंस भी हो सके, दैट्स द मोस्ट आइडियल थिंग, राइट। और दूसरा बहुत सब, बड़ा ऑडिटोरियम है संगीत नाटक एकेडमी का, उसमें भरे नहीं तब तक अच्छा भी नहीं लगता है। हाँ नहीं, हाँ ये इतना बड़ा बात भी तो नहीं है कि हम सही है। 1000 लोग आ सके, फिर क्या फायदा बैठे हों 200 और 800 लोग, दैट वो तो फिर बात और नहीं। वो नहीं सबसे मतलब पहला हक उसमें संस्कृति विभाग का रहता है। जब संस्कृति विभाग से बचता है तब किसी का नंबर लगता है उसमें। ठीक है। वहाँ अच्छा, प्रोग्राम आपको रेगुलर आप जैसे चलते ही सबको रहते हैं। आप जैसे सबको पता ही है, हम लोगों ने कुछ समय से ये बंद कर दिया है कि रामायण के विविध विषयों पर हम आमंत्रित करते थे लोगों को, क्योंकि आप इस विषय पर बोलना चाहें तो ये गूगल फॉर्म पर ही। तो सरकारी हम, आदमी है। है ना, वो अभी आई थिंक करीब 6-8 महीने से वी हैव स्टॉप इट, हो सकता है साल भर भी हो गया। तो डू यू थिंक वी शुड रीस्टार्ट दैट, लाइक शॉर्ट कॉन्वर्सेशन और शॉर्ट शॉर्ट स्पीचेस, 5 मिनट्स 10 मिनट्स, जैसे जैसे मानस के सम। टॉपिक तो बहुत सारे हैं, कि कोई टॉपिक ही नहीं है। आपको क्या लगता है? आप सोच रहे हैं, चलिए सोचिए, कोई बात नहीं। और बच्चों की तो हमने बात की, कर, कर ली। और लेट मी सी, एक बच्चों के लिए काव्य गोष्ठी का आयोजन करिए, केवल बच्चों के लिए। बच्चों के द्वारा या बच्चों के लिए? बच्चे बच्चे लिख के लाए। बच्चे, हाँ, इसलिए तो मैं ये आप टीम का आयोजन करना चाहता हूँ ना, कि वो टीम पर इस पर विचार करके क्या जैसे क्या आदित्य जी ने कहा कि महीने में एक उनके लिए निश्चित कर दीजिए, हाँ तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो रखे हाँ, जाएं। तो आई विल नीड अ टीम, जो तीन तीन लोग या 4 लोगों की एक टीम हो, वो इस बारे में विचार करें, फिर उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। तो फिर हम मु- लोग उसको, मु- मैं एक बात कह सकती हूँ, क्योंकि बच्चों हाँ को तैयार करने का मतलब है कि हम माँ बाप जो है ना, माँ बाप दादा दादी जिसको भी कहिए, हमें पहले तैयार होना होगा। हम बिल्कुल। उनको मोटिवेट करेंगे तभी होगा। और अगर आप बच्चों को शामिल करके, तो मैं तो ये भी कहूंगी अपनी रचना ना लिखें, लेकिन एक एक कविता, कविता की 4 लाइनें ही केवल सिखा दें, अरे एक श्लोक बच्चे ही बहुत सिखा दें सुंदर लिखते केवल। हैं, हम तो हिंदी बहुत पता, कविताओं में जाते हैं यहाँ पे स्कूल में जज करने, हमारे बहुत सुंदर कविताएं लिखते हैं बच्चे। मैं विनीता जी, आपको पता है मैं महिला काव्य मंच से जुड़ी हुई हूँ और विदेश संरक्षक हूँ। हमारा बाल मंच चलता है और उसमें बच्चे हमारे जो है 18 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल होते हैं, और उनकी अपनी रचना इतनी खूबसूरत होती है कि हम दंग रह जाते हैं कि ये बच्चे इतनी गहन सोच से अपने शब्दों को उकेरते हैं। और श्लोक वगैरह भी जो बच्चे बोलते हैं, सरस्वती वंदना बोलते हैं, तो इतना सुखद आनंद आता है। पर ये है कि माँ बाप को ही लगे रहना पड़ता है। 4 साल 5 साल की हमारी 13 साल की एक बच्ची महिला काव्य मंच की अध्यक्ष आईओआ की बनी थी। आज वो विदेश सचिव बना दिया है उसको। तो बच्चे बहुत कर सकते हैं, और हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है, वो जब तक शामिल नहीं होगी तब तक हमारा सारा, मैंने कहते हैं ना, प्रयत्न और सारा परिश्रम हमारा जो है हमारे तक ही रह जाएगा। हम चाहते हैं कि ऐसा आगे नहीं, अभी सब प्रयास करें। लामार्टिनियर बोर्ड में अभी डिबेट हुआ था हिंदी में,
ऐसे सुंदर श्लोक, गीता के उदाहरण, बिल्कुल ऐसा बच्चों ने स्पष्ट वाचन किया है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या करेंगे, जो मतलब कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम फ्रेंच टाइम का स्कूल बिल्कुल हो, कैलकाटा और लखनऊ के बच्चों, बहुत सुंदर संस्कृत के श्लोक उन्होंने एकदम साफ पढ़े। चलिए और 7th कोई समाप्त मेरे ख्याल से ओम जी, हाँ जी। विनीता जी, यदि यदि बच्चों का पार्टिसिपेशन आपको सही में देखना है ना, तो उसको प्रतियोगिता कर दीजिए, फिर देखिए फिर कैसे करते हैं वो। आजकल तो प्रतियोगिता के नाम पर उनका पार्टिसिपेशन, क्वालिटी ऑफ प्रेजेंटेशन सब कुछ बदल जाता है। तो वो बस एक 3 महीने 6 महीने में सर्टिफिकेट के ये लिए भी भी कर बच्चे सकते हैं। पूरा अपने जी जान लगा देंगे। जी जहाँ जी एक जी सर्टिफिकेट दिया जाएगा वो जी। बहुत उसकी गुणवत्ता बढ़ जाएगी। और बच्चों नहीं के नहीं, लिए तो उसमें होना चाहिए सर्टिफिकेट, उसमें ये जो हम लोग सर्टिफिकेट बटोर रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं है। बच्चों को प्रेरित करना उनके लिए बहुत उपयोगी रहे। बिल्कुल नहीं, विनीता जी, इसमें कुछ कुछ प्राइज भी 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड कर सकते हैं, कुछ प्राइज कर सकते हैं, हम लोग आपस में उसको स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। बच्चों के प्रोत्साहन के जी लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, मिल के कर दें सब लोग, जी ऐसा कुछ नहीं है, मिल के कर सकते हैं। बच्चों के पार्टिसिपेशन और कंपटीशन के लिए कोई भी स्पॉन्सरशिप होगी वो मैं भी कर सकती हूँ मैं उसमें, भी कर सकती हूँ, हर बच्चों कोई के तैयार हो competition के जाए। लिए। मैंने सुझाव दिया है, मैं भी कर सकती हूँ। पहले बहुत पहले बहुत तो अच्छा लगेगा। पहले तो हम लोग उन लोग को खोज रहे हैं जो बच्चे स्पॉन्सर करेंगे। बच्चों को लाने की बात ज्यादा जरूरी है, हाँ। बहुत वही मेहनत का एक वो काम है। बना के हम लोग स्कूल स्कूल में जाके बांट सकते हैं कि आप अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करिए, इसमें जी जी पार्टिसिपेट करिए। जी। और कोई सुझाव किसी किसी विषय को लेकर? इसी मेरा से मुझे याद आया कि बच्चों ने जो हनुमान चालीसा में पंचवर्षीय इसमें भाग लिया था, उनको पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट दे के मोटिवेट कर सकते हैं। हाँ श्योर, या लेट मी सी राइट दैट डाउन। कहाँ लिख यहाँ लिखता हूँ। एक सुझाव ये है कि रामनवमी वाले दिन भी हमारा रामचरितमानस का जो संक्षिप्त रामायण है उसका एक पाठ हो रामनवमी वाले दिन। एक मेरा प्रश्न है, मेरी भतीजी ने मुझसे पूछा है, हम बताए अभी देते हैं, जिसको पता हो वो बाद में भी उसको बता सकता है। ये हनुमान जयंती वर्ष में 2 बार क्यों मनाई जाती है? किसी के पास उत्तर? पहले तो ये सही है, 2 बार मनाई जाती है। पहले हाँ, तो 2 बार मनाई जाती है, उसमें तिथि लिख के उसने पूछा। भतीजी है मेरी, हम तिथि भूल रहे हैं। एक बार अभी जो मनी है और एक बार किसी और महीने में है, शायद क्वार के महीने में या ऐसे काली किसी। चौदस आती है, दिवाली के पहले उस दिन मनाया जाता है। जी काली चौदस। कार्तिक वो तो जी। काली तो ये चौदस। मेरा भी, मुझे भी नहीं पता था, तो ये मेरी भी जिज्ञासा है। काली चौदस होती है ना, दिवाली के पहले उस दिन मनाई जाती है। और एक रामनवमी के 8 दिन के बाद नेक्स्ट वीक जी, 2 बार मनाया जाता है। अपने भरसक तो हमने उसे उत्तर दे दिया था। वो पर कैलेंडर उसका में 3 डेट है हनुमान जयंती के, आप देखिए कैलेंडर खोल के, तीसरा भी आ तो गया। 3 डेट है। तीसरी आ गई। तीसरा कौन सा है सर? और एक तेलुगु वालों का है, अच्छा अच्छा। अभी हमने देखा था तो 3 जगह बार होता है। तेलुगु का है कि कन्नड़ का है? और इतने कन्नड़ वालों तेलुगु का बता रहा था, पता नहीं कैलेंडर जो हमने खोजा था कि कब है हनुमान जयंती, तो 3 निकला था नाम। अच्छा, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ। इसको मैं जरा आप देख पाए, ये देख रहे हैं आप किताब हनुमान टेल। हम लोग के पास है। हनुमान टेल। और ये अगर किसी को शोधपरक हनुमान जी की शोधपरक पुस्तक पढ़नी चाहिए तो मेरा करबद्ध निवेदन है, इसको आप पढ़ें। अंग्रेजी में अनफॉर्चुनेटली, और इसको लिखा है हमारे मित्र फिलिप लेटेंडॉर्फ ने। तो इनके पेज 131 पर इस पर चर्चा है, हनुमान्स बर्थडेज एंड बर्थ मार्क्स।
मुझे 2 मिनट लगेंगे पूरा पढ़ने में। Anjana bears the divine babe in her womb for a long time, but at last the day of his birth arrives. Auspicious omens appear throughout the world. The 8 directions become clear. The child takes birth. Some say on a Tuesday, but others say Saturday. There is a wide disagreement as the astrological date. और इनकी पुस्तक शोध पर आ गई। इट्स जस्ट नॉट ए मनमानी जो लिख दिया है, इस पूरे सारे रेफरेंस साइटेशन सब। अब वो कौन कौन सी डेट बता रहे। द फुल मून ऑफ मंथ ऑफ चैत्र, जो हम ज्यादातर जानते हैं, राइट, पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा। द 11th डे ऑफ ब्राइट फोर्टनाइट ऑफ चैत्र, चैत्र शुक्ल एकादशी। द फुल मून ऑफ कार्तिक, कार्तिक पूर्णिमा। The new moon of Kartik, Kartik Amavasya. The 11th day of bright fortnight of Shravan, Shravan Shukla Ekadashi. The full moon of Shravan, Shravan Purnima. The 13th of the bright fortnight Margshir Shukla Triyodasi. And the new moon of Ashwin, Ashwin Amavasya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तिथियां हैं जो भिन्न भिन्न ग्रंथों में इनका उल्लेख है हनुमान जयंती के बारे में। ऐसी सही कौन सी है ये तो हनुमान जी को पूछना पड़ेगा, हमें तो नहीं पता। हनुमान doesn't come into this world naked like an ordinary infant. His tawny-colored furry body is adorned with supernatural ornaments, which includes tight red loincloth, a sacred thread of twist manjagras, and a very heavy gold earrings such as yogis wear. तो इन सारे आभूषणों के साथ वो प्रकट हो रहे हैं। The earrings are invisible to eyes of most mortals, and Hanuman's mother later tells him that he will be able to recognize his divine master Lord Vishnu in the human being who first perceives these ornaments, as Ram will eventually do. तो ये एक पूरा एक सेक्शन है उन्होंने इस हनुमान जी की जयंती के बारे में इस पुस्तक में लिखा है। उन्होंने 185 पेज पे इस बारे में कुछ बात की है। हनुमान्स बर्थडे एंड बर्थ मार्क्स, उसमें तो पूरे 2 पेज हैं। अब वो तो मैं भी पढ़ूंगा नहीं। तो आपके प्रश्न का उत्तर देने के बजाय आपको और ज्यादा कंफ्यूज कर दिया, और मैं हमारे प्रोफेसरों का यही काम होता है कि कैसे कंफ्यूज किया जाए। और हमारे गूगल हम बाबा लोगों के यहाँ 2 बार हनुमान जयंती तो एक ही होती है जो चैत्र महीने में आती है, लेकिन जो कार्तिक चतुर्दशी को जो हनुमान जयंती मनाते हैं वो उसको इस तरह से कहा जाता है कि जब इंद्र ने प्रहार किया था हनुमान जी पे, ठुड्डी टूट गई थी, तो ब्रह्मा जी ने उनको नया जन्म दिया था, नया जीवन दिया था। इसलिए कार्तिक में जो आती है ये चौदशी, उस दिन इसलिए मनाया जाता है कि उनको ब्रह्मा जी ने नया जन्म दिया था। मेरे पास इतना बताई तो मैंने देखा वो दोनों दिन सुंदरकांड का पाठ होता है, वो काली चौदस को भी और हनुमान जयंती को भी। कहीं कहीं इसको दीक्षा दिवस भी कहते हैं, दीक्षा दिवस। अमरत्व प्राप्त करने का दिवस भी बोलते हैं दूसरे। तो मैं यही आपसे निवेदन करूंगा, अगर हनुमान जी पर चलो ये तो एक ही ये पुस्तक का जरा सा ग्रुप में या किसी में डाल दीजिएगा तो। हाँ, तो अगर एक शोध परक कोई पुस्तक आपको हनुमान जी में बहुत सारी पुस्तक हैं। आप बाजार चले जाइए, जिसको मनमाई कोई पुस्तक लिखा है, पर शोध परक है विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर रेफरेंसिंग की, ये अब इन्होंने ऐसे मन से नहीं लिख दिया कि ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, ये किस उपनिषद में या किस पुराण में या किस में। तो वो दिस इज वन बुक हनुमान टेल, और ये पब्लिश दिस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से पब्लिश हुई। तो आप सोच सकते हैं कि it has gone through a lot of quality check before Oxford University published. तो और कोई सुझाव? सर एक सुझाव भी है और एक रिक्वेस्ट भी है, समझ लीजिए। ओम का उच्चारण अभ्यास किसी तरह से एक प्रारंभ कर दे कि प्रतिदिन एक ओम का 5 मिनट की, एक 5-10 मिनट का, ऐसा कुछ किया जा सकता है, एक क्लास टाइप का कुछ भी हो। Not at this platform, no sir. We don't want to run away from the major focus. ये श्री रामचरित भवन, हम
कमांचे, वैसे बहुत सारी चीजें हमारे, आई नो आपका बहुत स्पेशल इंटरेस्ट है इसमें, और ओम का नाम होगा तो मुझे तो आनंद ही जरूरी नहीं कि उमा होगा। कृति विदा के अनुसार ही हो। मेरा ही नाम होगा, पर आई डोंट वांट टू get ओके, राम से रिलेटेड लिया आज। many directions and not achieve anything. ठीक है सर, ठीक है। तो चलिए, आज मैंने आपके सब सुझाव सुने, बट आई डेफिनेटली, अगर बच्चों का काम आगे बढ़ाना है, अपने सुझाव बहुत अच्छे दिए, बट आई नीड 3 people, minimum 3, a team who is committed for this. वो उस पर समय देंगे, बच्चों से बात करेंगे, बच्चों को ट्रेन करेंगे, ये आवश्यक है। तो फिर तो वही है कि भाई ये सब करें, पर हमारे पास तो टाइम नहीं है। मैं देश की सेवा करने के लिए अपने बच्चों को मैं फौज में भेजना चाहता हूँ, पर पड़ोसी के बच्चे को फौज में भेजना चाहता हूँ, अपने बच्चे को थोड़ी फौज में भेजना चाहता हूँ मैं तो फिर काम नहीं होगा। सो वी आई डेफिनेटली, मैंने आई थिंक आपसे, आई नीड दैट टाइम, कैन कमिट, वर्क ऑन इट। देन फिर तो अगर नई टीम बनती है तो हमसे जो होगा हम करेंगे, वी विल डू इट, बट आई हैव माय लिमिटेशन। आपने सबने स्पॉन्सर की बात की, उसके लिए मैं आभारी हूँ, पर स्पॉन्सरशिप की कोई जरूरत नहीं। दैट्स द लास्ट थिंग, I appreciate that, but that's really the last thing. हम लोग सबसे पहले स्पॉन्सर ढूंढते हैं, पर मेरा बिल्कुल उल्टा है। स्पॉन्सर तो राम जी हमारे बहुत बड़े स्पॉन्सर हैं, पाइपलाइन लगी हुई है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो पर हमें चाहिए जो समय स्पॉन्सर कर सके अपना, कि मैं रोज हर सप्ताह 4 घंटे देने को तैयार हूँ इस काम के लिए। दैट टाइप ऑफ पर्सन आई नीड। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। अब फिर से यही काम शुरू, अगले गुरुवार को क्या करना है, अगले शनिवार को क्या करना है? विनीता जी का चुप साध रहे हो हनुमान। तो विनीता जी अगले शनिवार को फिर मानस की संज्ञाओं पर हमें ले जाएंगी। याद है कि नहीं? भूल तो नहीं है? तैयारी हो चुकी है मेरी तो जो मानस की रिवीजन करना संज्ञाओं है, पर तैयारी पूरी हो अध्ययन कर चुकी रही हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे अगले शनिवार को। उसके बाद में फिर मई का महीना आ जाएगा, तो मई में फिर विष्णु सहस्त्र नाम और उसका अध्ययन। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अवर स्क्रिप्चर्स लिटिल बिट। पाठ करना और ये सब अच्छा है, इज नॉट, हम करते हैं, आनंद की बात है, पर हम खाली पाठ करके ही किसी को छोड़ देना नहीं चाहते। इसीलिए हमने ये गीता का कोर्स की हमने हिम्मत जुड़ाई, राइट? की गीता पारायण, चैंटिंग बहुत होती रहती है, इट्स गुड, मैं इसका बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा। रामायण पाठ, सुंदरकांड कांड पाठ बहुत होते हैं, और बहुत अच्छे, आनंद की बात है, पर थोड़ा समझे भी तो सही। उसके बाद में थोड़ा जीवन में उसको थोड़ा बहुत अपना थोड़ा थोड़ा बहुत। सो दैट्स द। तो चलिए, अगले गुरुवार को जो क्लास में, गीता क्लास में आप आइए, अध्याय 18 का आरंभ करेंगे, और शनिवार को सुनेंगे आपसे विनीता जी मानसिक संज्ञाओं के बारे में, और आगे जैसे राम जी आगे ले जाएंगे वैसे ही आगे बढ़ेंगे। जय श्री राम। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।